आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी खौफनाक और हैरत अंगेज समुद्री यात्रा पर चलते हैं जिसने पूरी दुनिया का नक्शा और इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कोई आम सफर नहीं था। ये एक ऐसी बेचैनी और मसालों की ऐसी बेतहाशा भूख की कहानी है जिसने 15वीं सदी के यूरोप को मौत के समुंदर में उतरने पर मजबूर कर दिया। वास्को डी गामा का नाम तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, पर इस यात्रा के पीछे का असली सच और उसके बाद आने वाला तूफान, इसको समझना काफी दिलचस्प होने वाला है। 15वीं सदी के यूरोप की सर्द और कठोर सर्दियों की हकीकत पर अगर नजर डालें तो खाने के नाम पर मेज पर बस वही बेस्वाद, उबला हुआ या नमक में लपेटा सूखा मांस हुआ करता था। उस दौर में आज की तरह कोई आधुनिक सुविधाएं तो थी नहीं। उस मांस को लंबे वक्त तक सड़ने से बचाने और उसमें थोड़ा जायका डालने के लिए एक जादुई चीज की बेहद जरूरत थी, और वो जादू था मसाले। काली मिर्च, दालचीनी और इलायची। पर सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि यूरोप की जमीन पर इनमें से एक भी चीज नहीं उगती थी। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। जमीन के रास्ते होने वाले इस व्यापार पर पूरी तरह से अरब के व्यापारियों का दबदबा था। वे भारत से सस्ते में मसाले खरीदते और यूरोप के बाजारों में उन्हें सचमुच सोने के भाव बेचते थे। उनका रुख बिल्कुल साफ था, या तो मुंह मांगी भारी कीमत चुकाओ या फिर अपना वही सड़ता हुआ फीका मांस खाते रहो। यूरोप के राजा, खासतौर पे पुर्तगाल और स्पेन के शासक, इस बात से बुरी तरह बौखलाए हुए थे। उन्हें किसी भी हाल में भारत तक पहुंचने का एक नया और सीधा रास्ता चाहिए ही था। अब इस पूरे इतिहास को अगर एक कड़ी में जोड़ें तो कहानी कहां से कहां तक जाती है ये देखना अहम है। 1488 में बार्थोलोमियो डियाज हार मानकर वापस लौट जाता है। फिर 1497 में वास्को डी गामा की वो जानलेवा रवानगी होती है। मई 1498 में उसका कालीकट पहुंचना, और सबसे हैरानी की बात यह है कि 15वीं सदी की ये व्यापारिक खोज सीधे तौर पर 1947 में भारत की आज़ादी से जाके जुड़ती है। इस एक सफर का असर आने वाली कई सदियों तक गूंजने वाला था। लेकिन जमीन छोड़कर समंदर का वो नया रास्ता चुनना कोई मजाक नहीं था। उस दौर में महासागरों के नाम से ही लोगों की रूह कांप जाती थी। ये वो वक्त था जब माना जाता था कि दुनिया चपटी है। नाविकों को डर था कि अगर वे समंदर में ज्यादा दूर गए तो किनारे से सीधे किसी अनंत खाई में गिर जाएंगे, या कोई विशाल समुद्री राक्षस उन्हें जिंदा निगल लेगा। इसी खौफ के चलते तो 1488 में एक और खोजकर्ता ने अफ्रीका के तूफानी किनारों से अपने जहाज चुपचाप उल्टे घुमा लिए थे। तो आखिर ये ऐतिहासिक सफर शुरू कैसे हुआ? पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने इस काम के लिए एक ऐसे जिद्दी नाविक को चुना जिसकी आंखों में समंदर का खौफ नहीं था। वास्को डी गामा। 8 जुलाई 1497 का दिन था। जब उसके जहाज लिस्बन बंदरगाह से निकले तो वहां कोई जश्न नहीं मन रहा था। हजारों की भीड़ वहां खड़ी रो रही थी, छाती पीट रही थी। सबको यही लग रहा था कि इन नाविकों को सीधे यमराज के पास भेजा जा रहा है। वे उनके लिए बिल्कुल चलते फिरते मुर्दों के समान थे। और सच कहा जाए तो लोगों का वो डरना बिल्कुल जायज था। जैसे ही जहाज खुले अटलांटिक महासागर में पहुंचे, प्रकृति ने अपना सबसे खूंखार रूप दिखाना शुरू कर दिया। 10 मंजिला इमारतों जितनी ऊंची लहरें उठ रही थीं और सीधे उन लकड़ी के जहाज़ों पर आकर गिर रही थीं। आसमान में लगातार बिजलियां कड़क रही थीं और तूफानी हवाओं ने जहाज के पालों को बुरी तरह फाड़कर चीथड़े कर दिया था। नीचे नाविकों की हालत बेहद खराब थी। भयंकर समुद्री बीमारी से तड़प तड़प कर उनका बुरा हाल हो चुका था। तूफानों को तो फिर भी उन्होंने किसी तरह झेल लिया, पर तभी एक खामोश और अदृश्य दुश्मन ने उन पर धावा बोल दिया। स्कर्वी। ताज़ा खाना और विटामिन न मिलने की वजह से नाविकों के मसूड़ों से खून बहने लगा और दांत सड़ सड़ कर उनके हाथों में आने लगे। जहाज का निचला हिस्सा सचमुच एक तैरते हुए मुर्दा घर में तब्दील हो चुका था, जहां हर रोज किसी न किसी नाविक की लाश समंदर में फेंकी जा रही थी। जो बचे थे वे पूरी तरह टूट चुके थे और रोते हुए घर लौटने की भीख मांग रहे थे। इस बगावत और मौत के साए के बीच वास्को डी गामा ने जो कदम उठाया वो उसके खतरनाक जुनून को साफ दिखाता है। उसने दिशा बताने वाले सारे उपकरण समंदर में फेंक दिए, अपनी तलवार निकाली और स्पष्ट कर दिया कि अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। या तो भारत पहुंचेंगे या फिर ये समंदर ही सामूहिक कब्र बनेगा। इस बेखौफ जिद के आगे सारे नाविकों को मजबूरन घुटने टेकने ही पड़े। और कई दिनों तक मौत से आंख मिचोली खेलने के बाद आखिरकार एक चमत्कार हुआ। उन्होंने उस जगह को पार कर लिया जहां से पिछले नाविक हार मानकर लौट गए थे, अफ्रीका का सबसे निचला सिरा। अचानक वो भयानक तूफान शांत होने लगे, हवाएं गर्म हो गईं और पानी का रंग पूरी तरह बदल गया। तूफानों के उस अंतरीब को आखिरकार जीत लिया गया था।
अब वे एक ऐसे नए और अनजान समंदर में थे जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। हिंद महासागर। मौत का वो बड़ा दरवाजा टूट चुका था। पर मसला ये था कि हिंद महासागर उनके लिए एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई सिरा उनके हाथ में नहीं था, दिशाओं का कोई ज्ञान नहीं था। और ठीक यहीं पर इतिहास एक जबरदस्त मोड़ लेता है। पूर्वी अफ्रीका के मालिंडी तट पर थके हारे पुर्तगालियों की मुलाकात एक ऐसे अनुभवी भारतीय नाविक से हुई जिसने दुनिया का भूगोल बदल दिया। इस नाविक के पास सितारों की स्थिति, मानसून की हवाओं और समुद्री धाराओं का ऐसा गजब का ज्ञान था जिसे देखकर पुर्तगालियों के होश उड़ गए। इसी ज्ञान ने उनके भटके हुए जहाजों को भारत तक का सही रास्ता दिखाया। और फिर आती है 20 मई 1498 की वो सुबह। हवा के एक तेज झोंके के साथ एक ऐसी खुशबू आई जिसने उन नाविकों के दिमाग सुन्न कर दिए। ये अब जहाज़ों की वो पुरानी सड़ांध नहीं थी, ये तो चंदन, इलायची और काली मिर्च की एक बेहद दिव्य और नशीली महक थी। कोहरा छटा और सामने केरल का पश्चिमी तट कालीकट उभर कर सामने आया। ये साफ हो गया था कि वे आखिरकार जिंदा भारत पहुंच चुके हैं। कालीकट के दरबार में जब ये लोग पहुंचे तो दोनों सभ्यताओं के बीच का अंतर देखने लायक था। एक तरफ वास्को डी गामा और उसके लोग थे, महीनों से बिना नहाए, फटे पुराने कपड़ों में और हाथों में कुछ सस्ती लकड़ियां और शहद जैसे तोहफे लिए हुए। और दूसरी तरफ कालीकट के राजा जामोरिन, जो एक ऊंचे सोने के सिंहासन पर विराजमान थे, हीरों और सोने की मोटी जंजीरों से लदे हुए। पुर्तगाली जिस देश की खोज में निकले थे वो असल में दुनिया के व्यापार का एक बेहद अमीर और उन्नत केंद्र था। दरबार का नज़ारा काफी हास्यास्पद था। जब डी गामा ने पुर्तगाल से लाए गए अपने वो सस्ते तोहफे, सस्ती ऊनी टोपियां, पीतल के बर्तन और शहद राजा के सामने पेश किए तो कालीकट के दरबारियों की जोर की हंसी छूट गई। उनके लिए ये किसी भिखारी के कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि सच तो ये था कि उनके यहाँ के नौकर भी उन पुर्तगालियों से कहीं ज्यादा महंगे कपड़े और गहने पहनते थे। ये वाकया ही बताने के लिए काफी है कि दोनों देशों की संपत्ति में कितना जमीन आसमान का अंतर था। लेकिन यहाँ राजा जामोरिन की प्रतिक्रिया पर जरूर गौर करना चाहिए। तोहफों के इस तरह साधारण और सस्ते होने के बावजूद उन्होंने भारतीय संस्कृति की अतिथि देवो भवो परंपरा को निभाया। उन्होंने पूरी उदारता और सम्मान के साथ इस विदेशी मेहमान का स्वागत किया और बिना किसी लड़ाई झगड़े के उन्हें अपने राज्य में व्यापार करने की अनुमति दे दी। ये एक ऐसा फैसला था जिसने अनजाने में ही पूरे वैश्विक व्यापार की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। व्यापार की अनुमति मिलते ही वास्को डी गामा की आंखें चौंधिया गईं। उसे कालीकट की उस अथाह संपत्ति का साफ अंदाजा हो गया था। अपनी बची खुची कौड़ियों के बदले उसने अपने जहाज़ों के एक एक इंच को काली मिर्च, लौंग और दालचीनी से कचाकच भर लिया। लालच इस कदर हावी था कि जहाज की लकड़ियां तक उन मसालों की महक से सराबोर हो गईं। अब बस इस बेशकीमती खजाने को किसी तरह वापस पुर्तगाल ले जाना था। जब वो लौटकर लिस्बन पहुंचा तो जो मुनाफा हुआ वो किसी का भी दिमाग हिला देने वाला था। पूरे 64 गुना। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये वो आंकड़ा है जिसने इसके बाद के पूरे इतिहास को आकार दिया। यात्रा का भारी भरकम खर्च, नाविकों का वेतन और टूटे हुए जहाज़ों का नुकसान निकालने के बाद भी मसालों की इस खेप से इतना विशाल और शुद्ध मुनाफा हुआ कि इसने रातों रात दुनिया की अर्थव्यवस्था में भूचाल ला दिया। अब जाहिर है इस 64 गुना मुनाफे ने पूरे यूरोप में एक भयानक आग लगा दी। पुर्तगाल के इस अचानक हाथ लगे खजाने की खबर जैसे ही बाकी देशों तक पहुंची, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड और ब्रिटेन सबकी नींद उड़ गई। यूरोप के हर शक्तिशाली देश में भारत के तटों तक पहुंचने की एक अंधी बेलगाम दौड़ मच गई। समंदर जहाज़ों से भर गए। अब हर कोई मसालों के इस कुबेर के खजाने पर अपना कब्जा चाहता था। पर इस विश्लेषण का सबसे स्याह और गंभीर हिस्सा यहीं से शुरू होता है। स्रोत बिल्कुल साफ शब्दों में बयान करता है कि कैसे इन यूरोपीय शक्तियों ने अतिथि होने की सारी मर्यादाएं ताक पर रख दी। जो कहानी शांतिपूर्ण व्यापारिक चौकियों से शुरू हुई थी वो बहुत जल्दी सैन्य किलों में तब्दील हो गई। तोपें तान दी गईं, समंदर पर दबदबा कायम कर लिया गया और साम्राज्यवाद के एक नए और बेहद अंधकारमय युग का आगाज कर दिया गया। इन परिस्थितियों के लिए स्रोत सामग्री बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करती है। इस पूरे दौर को लूट का नंगा नाच और इसके जिम्मेदारों को सफेद पोश भेड़िए कहा गया है। यह विश्लेषण तटस्थ होकर यह रिपोर्ट करता है कि कैसे स्रोत इस यूरोपीय उपनिवेशीवाद को, खासतौर पर ब्रिटिश दौर को, शोषण, क्रूरता और भारत को जबरदस्ती गुलाम बनाने के एक लंबे काले अध्याय के रूप में पेश करता है। व्यापार के नाम पर दुनिया के सबसे अमीर देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह निचोड़ कर रख दिया गया था। अब सदियों तक चले इस औपनिवेशिक शासन के बाद एक बेहद गहरा सवाल उठता है।
क्या इतनी समृद्ध, इतनी विशाल और महान भूमि को स्थायी रूप से जीता और हमेशा के लिए दबाया जा सकता था? इतने लंबे शोषण के बाद क्या भारत सच में सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा बनकर रह गया था, जिस पर कोई भी बाहरी ताकत आकर हमेशा के लिए कब्जा कर ले? स्रोत इसका जवाब काफी दार्शनिक और गहरे अंदाज में देता है। इसके अनुसार भारत कभी भी सिर्फ एक भौतिक जमीन का टुकड़ा था ही नहीं जिसे कोई खोज ले या जीत ले। यह एक अजेय और अमर आत्मा थी, एक ऐसा विचार था जिसे सदियों की गुलामी, अकल्पनीय शोषण और गहने अंधेरे के बावजूद पूरी तरह से कुचला नहीं जा सका। राष्ट्र का वह आंतरिक चरित्र और उसकी मूल चेतना हमेशा जिंदा रही। और इस अमर आत्मा की सबसे बड़ी जीत, इस ऐतिहासिक तारीख को पूरी दुनिया ने देखी। 15 अगस्त 1947 ये वो दिन था जब सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें आखिरकार टूटकर गिर गईं। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण था कि इस राष्ट्र तक रास्ता जरूर खोजा जा सकता है, इसका शोषण भी किया जा सकता है, लेकिन इसकी मूल चेतना को कभी भी पूरी तरह गुलाम नहीं बनाया जा सकता। और यही बात हमें आज के इस विश्लेषण के सबसे खास और आखिरी निष्कर्ष पर ला खड़ा करती है। सोने की चिड़िया को कुछ वक्त के लिए किसी पिंजरे में कैद जरूर किया जा सकता है, लेकिन उसकी उड़ान को हमेशा के लिए रोक पाना किसी के बस में नहीं। मसालों की एक हल्की सी खुशबू और सड़ते हुए मांस से शुरू हुई 15वीं सदी की इस खौफनाक समुद्री यात्रा ने दुनिया को जो सबक सिखाया, वो आज भी इतिहास के पन्नों में सबसे ऊंची आवाज में गूंजता है।